हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आपका 18 और 19 अगस्त को होने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये एग्ज़ाम है 18 और 19 अगस्त को होने वाला है। तो आप लोगों के पास अब जो है 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जमकर कीजिए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के भी आपको सेशन में काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग जो है इस सेशन को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। और आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या घाटा हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। उसके बाद कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष बराबरी, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। उसके बाद धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39A में इसका जो है वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 39A में। और ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि ये जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपका बात किया जाए राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी डीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएस, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड का संविधान है, वहाँ से लिया गया है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि ये जो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन बताया है ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको आगामी एग्जाम में भी आने को जो आ सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो भारत की संविधान सभा का जो पहली बैठक होता है ये कब होता है दोस्तों, 9 सितंबर 1946, नहीं ये तो नहीं होगा, 9 दिसंबर 1946 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। और पहले बैठक के अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, पहले बैठक के जो पहले अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है या अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जब दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पर जो परमानेंट अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये पॉइंट को भी याद रखिए, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा वाला ये आपका झारखंड एसआई में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, तो उसमें जो परमानेंट अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो है ये संसद के द्वारा कब पारित किया जाता है दोस्तों, तो ये वर्ष 1976 में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित होता है, तो 1976 में। उसके बाद यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है दोस्तों वर्ष 1986 का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें, ये हर एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन पूछता है ये। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 1986 में पारित होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन नजर आ रहा है वर्ष 1948 का, तो वर्ष 1948 का भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है कारखाना अधिनियम आता है। ठीक है, कारखाना अधिनियम कब आता है, तो वर्ष 1948 में।
उसके बाद एक और है दोस्तों यहाँ पर 1956, तो 1956 में जो है आपका दोस्तों अनैतिक दुरापार अधिनियम, ठीक है, ये अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम कब आता है, तो 1956 में। लेकिन यहाँ पर आप 2 पॉइंट को जरूर याद रखिए, ये जो बंधुआ मजदूर वाला है और ये जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये दोनों क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों को क्वेश्चन को आप याद रखें। वर्ष 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं, राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ही जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण को तैयार करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके मौलिक अधिकार का रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 20 नहीं, अनुच्छेद 16 भी नहीं, तो ये अनुच्छेद 22 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार का रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 22 के तहत किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 20 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, तो ये भी याद रखें, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों ये अंग्रेजी से लिखने में थोड़ा सा राइटिंग नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन है दोस्तों, तो अनुच्छेद 16 में जो लोक नियोजन, आपका जो सरकारी भर्तियाँ निकलती है तो उसमें लोक नियोजन के विषय के अवसर में समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, लेकिन मतलब सभी को समान अवसर देना यहाँ पर जो है ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 21 में। यहाँ पर एक और जो है आपका इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस तरह की समिति है, तो ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण समिति है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस तरह का है, तो दोस्तों ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखिए। जैसे अगर बात किया जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका ग्राम पंचायत को लागू किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को जो है ग्राम पंचायत को लागू किया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। अगर बात किया जाए ये ग्राम पंचायत है किस अनुसूची का भाग है, तो ये जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और जो नगर पालिका है ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर बात किया जाए दोस्तों कि जो पंचायती समिति है ये किस दिन से लागू हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। और ये कहाँ पर, तो सबसे पहले जो है ये राजस्थान के नागौर नामक जिला था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिए। पंचायती राज समिति का जो है त्रिस्तरीय जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो त्रिस्तरीय जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा ये दोनों जो है ये किस विषय का सूची है, तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपशिष्ट सूची। तो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो योजना आयोग का जो प्रस्ताव है दोस्तों ये सबसे पहले जॉन मथाई के द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। योजना आयोग के जगह अब आ गया दोस्तों नीति आयोग, ठीक है। ये किस वर्ष आया था, वर्ष 2015 से नीति आयोग है। योजना आयोग को हटाकर अब नीति आयोग, यानी यहाँ पर जो योजना आयोग है उसको चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005 में
सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो वर्ष 2005 में जो ये सूचना का अधिकार होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दोस्तों वर्ष 2005 में आता है। और इसके जो अग्रणी परिपाटी में कौन व्यक्ति थे? तो अरुणा रॉय, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरों में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ये ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है किसका भाग है? तो मेघालय का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का या त्रिपुरा का। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन दोस्तों ये किसका भाग है? तो ये मिजोरम का भाग है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू माउंटेन किसका भाग है? तो ये मिजोरम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंकन पास यानी डक्कन दर्रा ये किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है दोस्तों ये दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है कौन सा पास? तो डंकन पास है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक ऊंचाई जिसकी है दोस्तों ये माना दर्रा का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह माना दर्रा का जो ऊंचाई है दोस्तों ये 5632 मीटर है। बाकी यहाँ पर जो आपका जो जिला दर्रा है दोस्तों ये 3350 मीटर का है। और उसके बाद यहाँ पर रोहतांग के 3978 मीटर का है। और यहाँ पर जो आपका एक और बच गया बुर्जिल दर्रा ये 4100 मीटर का है। तो यहाँ पर जो हिमालय श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है दर्रा कौन सा है? तो माना दर्रा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों जो माना जो है ये किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपका रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और बुर्जिल दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये कर्नाटक था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है दोस्तों ये थार मरुस्थल है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो भारत में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा? तो हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1347 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल में किस बंदरगाह को जो है मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को जो है मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत, यानी ये सूरत बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। और ये मक्का के लिए काफ़ी फेमस था, इसलिए जो है मुगल काल में जो है मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। तो 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो ये कीमत का निर्धारण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पूंजीवादी यानी प्राइवेट जो है इकोनॉमी में कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना था। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। और ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो 1951 से लेकर 1956 तक ये योजना चलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये भारी उद्योग पर इसको जोर दिया गया था और ये 1956 से लेकर 1961 तक चलता है। अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के मंत्रालय के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। बाकी दोस्तों हम लोग जब नेक्स्ट टाइम से अगर ये समान अध्ययन का क्वेश्चन लाएंगे तो इसमें कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको हम लोग जो है 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का भी शामिल करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।